Hello everyone, welcome back to the course of Engineering Mathematics 2, and this is the lecture number 4 of Unit 1. So in this lecture, you will learn about the linear dependence and independence. So इस कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम एक बेसिक सी लाइन की इक्वेशन लेंगे. लेट अस कंसीडर ए इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल्स टू mx. अब आपको पता है ये इक्वेशन कैसी होती है. दिस इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन. ये लाइन की इक्वेशन है और ये इक्वेशन कैसी है, लीनियर इक्वेशन है. अब यहाँ पे y और x के बीच में क्या रिलेशनशिप है कि x टाइम्स सम कांस्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है m, जिसको हम बोलते हैं स्लोप. यानी कि मैं यहाँ से बोल सकते हैं y इज प्रोपोर्शनल टू x. तो जब भी इस टाइप से हो कि आपका एक वेरिएबल जो x है उसके प्रोपोर्शनल y क्या आ रहा है, y x के प्रोपोर्शनल आ रहा है. यानी कि हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू mx. और ये आपको पता भी है इक्वेशन लाइन की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है. यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो y है x पे लीनियरली डिपेंडेंट कर रहा है, राइट. दिस इम्प्लाइज दैट y and x are linearly dependent. तो जब भी आप इस टाइप से इक्वेशन लिख पा रहे हो दो वेरिएबल के बीच में, तो उसका मतलब है दोनों ही वेरिएबल्स जो हैं, एक x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एंड दीज टू वेरिएबल्स आर लीनियरली डिपेंडेंट. ये आप ऑलरेडी जानते होंगे लाइन की इक्वेशन से. ठीक है. अब मान लीजिए y ऑफ x को, y एंड x को आप इस टाइप की इक्वेशन में आप रिप्रेजेंट कर ही नहीं पा रहे हो. कोई दूसरी इक्वेशन दे दी गई है जिससे आप y और x को ऐसे रिलेट नहीं कर पा रहे हो डायरेक्टली कि y प्रोपोर्शनल टू x डायरेक्टली हो जाए. इफ नो सच इक्वेशन एग्जिस्ट. ठीक है. इफ नो सच इक्वेशन एग्जिस्ट, बिटवीन y एंड x. ठीक है. इन दैट केस क्या हम कहेंगे, हम कहेंगे कि y और x आपके लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है, और वी कैन से दैट y एंड x आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. ठीक है. वो लीनियरली डिपेंड नहीं कर रहे हैं एक दूसरे पे, यानी कि इस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो y इक्वल्स टू mx टाइप से. इसका मतलब क्या है, y एंड x आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो हमने क्या किया, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया कि हमने लाइन की इक्वेशन ली, बेसिक वाली. यहाँ पे हमने y इक्वल्स टू mx लिया है. ये इक्वेशन लीनियर होती है, आपको ऑलरेडी पता है. तो यहाँ से हम बोल सके कि y एंड x आर लीनियरली डिपेंडेंट. जब भी आप y और x के बीच में ऐसा रिलेशन नहीं लिख पा रहे, उसका मतलब क्या है, y एंड x आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. अब इस कंसेप्ट को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं फंक्शंस पे. किस पे, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस पे. यहाँ पे हमने दो वेरिएबल ले लिए थे x एंड y. अब हम फंक्शंस की बात करते हैं. So let us now consider two functions. आप दो से ज़्यादा फंक्शन भी कंसीडर कर सकते हो. फिलहाल हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं. तो कंसीडर टू फंक्शंस. और चूंकि हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे थे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस भी होते हैं. ठीक है. तो मान लेते हैं कि जो हम दो फंक्शन ले रहे हैं, ये दीज आर द टू सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस. ओके. सो कंसीडर टू फंक्शन. लेट अस से दैट एक फंक्शन आपके पास है y1x एंड दूसरा फंक्शन आपके पास है y2x. और ये दोनों ही फंक्शन मान लेते हैं दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है. अब अगर मैं बात करूं कि ये दोनों फंक्शन जो हैं आपके लीनियरली डिपेंडेंट हैं या लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो आप कैसे पता करोगे. ठीक है. जैसा कि हमने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जब आप इस तरह से लिख पा रहे हो तो इसका मतलब क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है y एंड x. ऐसे ही आपको यहाँ पे दो फंक्शन है y1x एंड y2x. अगर आप इनमें से किसी एक फंक्शन को, जैसे y1x को आप m टाइम्स y2x लिख पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, y1x एंड y2x आपके लीनियरली डिपेंडेंट है. या इसको उल्टा भी लिख सकते हो कि y2x आप लिख पा रहे हो m टाइम्स y1x, तब भी आप क्या बोलोगे, y1 एंड y2 आर लीनियरली डिपेंडेंट. यानी कि इन जनरल में बोलूँ यहाँ पे, इफ y1x इज प्रोपोर्शनल टू y2x. ठीक है ना. आप उल्टा भी लिख सकते हो, y2x इज प्रोपोर्शनल टू y1x. और फिर यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. y1x इज इक्वल्स टू m टाइम्स
y2x। ठीक है, जब इस टाइप से आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हो इसका मतलब क्या है, y1 एंड y2 आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऐसी इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही है जो y1x जो भी दिया गया हो, y2x जो भी दिया गया हो, उसके अकॉर्डिंग अगर आप ऐसा रिलेशनशिप फाइंड कर पा रहे हैं तो y1 एंड y2 आर लीनियरली डिपेंडेंट। सही है। अब जरा मैं इस इक्वेशन को थोड़ा जनरल वे में रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इन जनरल एक इक्वेशन ले रहा हूँ मैं, y1x सम कांस्टेंट c1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ प्लस सम कांस्टेंट c2 एंड y2x इज इक्वल्स टू 0। ऐसी हमने एक इक्वेशन ले ली है यहाँ पे। ओके, अब मैंने क्या किया है, मैं जो आपकी ये इक्वेशन है ये वाली, इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके मैंने ले लिया है। अब यहाँ पे m2 की जगह हमने कुछ और कांस्टेंट ले लिए हैं c1 एंड c2, उस तरह से आपकी ये इक्वेशन आ गई है। आप चाहो तो इस इक्वेशन को इसी फॉर्म में लिख सकते हो। अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, y1x इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा क्या, जब ये टर्म राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ से c1 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा माइनस c2 अपॉन c1 y2x। ठीक है, यानी कि माइनस c2 अपॉन c1 क्या है, m है। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके मैंने इस टाइप से लिख दिया है इस इक्वेशन को। सही है। अब अगर मैं बोलूँ कि जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन में y1x और y2x कब हम बोलेंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे, जब आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख पा रहे हो, y1x इक्वल्स टू माइनस c2 अपॉन c1 y2x, यानी कि आपको m टाइम्स y2x के फॉर्म में लिख पा रहे हो। सही है। अब यहाँ पे अगर मैं c1 और c2 की बात करूँ, अगर आप यहाँ पे c1 और c2 दोनों ही जीरो ले लेते हो तो ये क्वांटिटी तो कैसी हो जाएगी, इंडिटरमिनेट क्वांटिटी हो जाएगी, 0/0। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं क्या कि y1 और y2x लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे, जब इन दोनों कांस्टेंट की वैल्यू क्या ना हो, जीरो ना हो। अगर जीरो हो गया तो ये रिलेशनशिप आपका इंडिटरमिनेट हो जाएगा। सही है ना, यानी कि c2 और c1 आपके दोनों के दोनों एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए। सही है ना, अगर दोनों एक साथ जीरो हो गए तो फिर ये लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होंगे, क्योंकि c2 अपॉन c1 अनडिफाइंड हो जाएगा और y1 एंड y2 आर नॉट लीनियरली डिपेंडेंट। अब जब लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है इसका मतलब कैसे होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे ये। सही है, कब, जब दोनों ही कांस्टेंट c1 एंड c2 आर जीरो। इन दैट केस this equation is not represented by this form, y1x is equals to m times y2x, यानी कि लीनियर नहीं है y1 and y2। so we can say that when both c1 and c2 are 0, in that case y1 and y2 are linearly independent। सही है। इसके अलावा c1 और c2 की कोई सी भी वैल्यू ले लो, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू अगर आप लेते हो c1 c2 की, तो ये फैक्टर हमेशा आपका डिफाइंड रहेगा c2 अपॉन c1। ठीक है, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू ले लो। ठीक, इसके अलावा एक कंडीशन और हो सकती है कि मान लीजिए आप c2 जीरो लेते हैं, तो जीरो अपॉन c1 आपका नॉन जीरो है, तो जीरो अपॉन समथिंग वो क्वांटिटी जीरो होगी, तो y1x इक्वल्स टू जीरो टाइम्स y2x। सही है ना, तो भी ये m की वैल्यू जीरो हो गई यहाँ पे, यानी कि तब भी इक्वेशन डिफाइन है और हम बोलेंगे y1 एंड y2 आर लीनियरली डिपेंडेंट। या इसका उल्टा बोलते हैं, अगर इस इक्वेशन को आप उल्टा करके लिख लो, क्या करके लिख लो, y2x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस c1 अपॉन c2 इंटू y1x हो जाएगा। इस टाइप से लिख सकते हो आप। तो इस केस में अगर आप c1 जीरो ले रहे हो तब क्या हो जाएगा, y2x इज इक्वल्स टू c1 जीरो हो गया है और c2 नॉन जीरो है। सही है ना, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, y2x इक्वल्स टू जीरो टाइम्स y1x। तब भी आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, बस m कितना है, जीरो है। यानी कि हम बोल रहे हैं ये जो इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन, इसमें जो ये वैल्यू फंक्शंस हैं y1 एंड y2 विच आर द सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब आपके दोनों ही c1 और c2 जीरो है, क्योंकि ये क्वांटिटी अनडिफाइंड हो जाएगी और फिर आप इक्वेशन को इस टाइप से रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, m टाइम्स y2x इक्वल्स टू y1x। ठीक है ना। अब अगर कोई भी एक कांस्टेंट जीरो है तब भी आप y1x को यहाँ पे y2x के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर c1 जीरो है c2 जीरो नहीं है, उस टाइम पे आप y2x को y1x के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, यानी कि हम बोल रहे हैं जब दोनों जीरो हैं तो हम y1 और y2 के बीच में ये लीनियर रिलेशनशिप फाइंड नहीं कर सकते, यानी कि रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इस लीनियर रिलेशनशिप को, तो हम बोलेंगे y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसके अलावा
C1 एंड C2 अगर आपके नॉन जीरो हैं तो उस केस में हम यहाँ पे y1 को m टाइम्स y2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि y1 एंड y2 आर लीनियरली डिपेंडेंट। या फिर कोई एक कांस्टेंट भी जीरो है C1 एंड C2 में से, तब भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का जीरो टाइम्स होगा, तब भी आपका ये कैसा होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। सही है ना। तो अब इसको हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देते हैं। क्या, जब भी आपके पास दो सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन के y1x एंड y2x, आर द सॉल्यूशन आर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। सही है। तो यहाँ पे आपको चेक करोगे, कैसे चेक करोगे, इस इक्वेशन के फॉर्म में चेक करोगे कि क्या आप ऐसी कोई इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही है जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए कि यहाँ पे C1 C2 y1x y2x की वैल्यूज होंगी जिससे इक्वेशन जीरो हो जाए। सही है। तो जब C1 and C2 both are zero, then y1x and y2x are linearly independent। और जब C1 and C2 not both are zero, यानी कि यार ये आपके क्या हो, नॉन जीरो हो, या फिर दोनों में से कोई एक जीरो हो, दोनों के दोनों जीरो ना हो, तो हम बोलेंगे दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है। तो हम फाइनल स्टेटमेंट अब लिखते हैं, लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस का स्टेटमेंट जो आपका फंक्शंस पे अप्लाई हो रहा है y1x एंड y2x। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, जो हमने ये इक्वेशन लिखी है इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इफ दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइज फॉर नॉन जीरो कांस्टेंट C1 एंड C2, ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था C1 और C2 कैसे हैं, नॉन जीरो हैं। इन दैट केस y1 can be represented as m times y2x, और we can say that y1 and y2 are linearly dependent। या मैंने दूसरा कंडीशन क्या बोला था, या फिर दोनों में से एक जीरो हो बट दोनों जीरो ना हो, इन दैट केस आल्सो यू कैन राइट y1x as 0 टाइम्स y2x, या y2x is equals to 0 टाइम्स y1x। तो इन दैट केस आल्सो y1 and y2 are linearly dependent। सिर्फ linearly independent कब होंगे, जब C1 and C2 both are zero। if equation 1 satisfies, कब सेटिस्फाई कर रही है, ओनली फॉर C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू 0, यानी कि इस केस में आप क्या नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, इस लीनियर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, यानी कि y1x डज नॉट इक्वल्स टू m टाइम्स y2x। इन दैट केस वी विल से दैट y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। सही है। तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है। अगर आप दो फंक्शंस दिए गए हैं उसको y1x इक्वल्स टू m टाइम्स y2x के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, देन दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर आप y1x इक्वल्स टू m टाइम्स y2x के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, देन दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर कांस्टेंट के टाइम में आप जनरल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको क्या है, C1 और C2 अगर आपके जीरो है तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है। इसके अलावा नॉन जीरो वैल्यू है कांस्टेंट की, या फिर दोनों एक साथ जीरो नहीं है, एक टाइम पे एक जीरो है दूसरा नॉन जीरो है, इन दैट केस आल्सो यू कैन रिप्रेजेंट y1x इक्वल्स टू m टाइम्स y2x, या इसका उल्टा भी कर सकते हो, तो उस केस में हम बोलेंगे लीनियरली डिपेंडेंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो गया लीनियर इंडिपेंडेंस और लीनियर डिपेंडेंस का कंसेप्ट अच्छे से। अब इसके लिए एक कंडीशन और होती है कि आपको डायरेक्टली अगर फाइंड करना है कि दो फंक्शंस दिए गए हैं वो लीनियर इंडिपेंडेंस हैं या लीनियरली डिपेंडेंट हैं, तो उसके लिए कंडीशंस होती है जिसको हम बोलते हैं रॉन्स्कियन कंडीशन फॉर लीनियर इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस। ठीक है। और यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रॉन्स्की मैट्रिक्स, रॉन्स्की डिटर्मिनेंट, सॉरी डिटर्मिनेंट, रॉन्स्की डिटर्मिनेंट। क्या होता है, जो भी आपको दो फंक्शन दिए गए हैं y1 y2, तो आपको एक बार ऐसे y1 लिख लेना है, एक बार y2 लिख लेना है, फिर आपको क्या ले लेना है, इसका डेरिवेटिव ले लेना है किसका, y1 का, और यहाँ पे y2 का डेरिवेटिव ले लेना है एक टाइम। ठीक है ना, वन टाइम्स डेरिवेटिव। इसके बाद अब यहाँ पे देखोगे इसकी जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आ रही है। सही है ना। अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी जीरो आ जाती है, इफ दिस डिटर्मिनेंट इज जीरो, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा जो भी आपके फंक्शंस थे y1 एंड y2 दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है ना। तो लीनियरली डिपेंडेंस किससे हम चेक कर रहे हैं, इस रॉन्स्की डिटर्मिनेंट से चेक कर रहे हैं। अगर इसकी वैल्यू जीरो आ रही है देन वी विल से दैट y1 एंड y2 आर लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, यानी कि डज नॉट इक्वल टू जीरो, इन दैट केस इसका क्या मतलब है कि y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इस तरह से आप इस रॉन्स्की डिटरमिनेंट की हेल्प से आप डिटरमाइन कर सकते हो कि वेरिएबल्स जो फंक्शंस हैं आपके y1 एंड y2 दे आर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ठीक है। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, आपको हम फंक्शंस देते हैं दो,
और आपको चेक करना होगा कि वो फंक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमने दो फंक्शन लिए हैं। आपके पास पहला फंक्शन है बाई वन एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एम वन एक्स, और दूसरा फंक्शन है बाई टू एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एम टू एक्स। सही है। अब यहाँ पे एक कंडीशन दी गई कि m1 डज नॉट इक्वल्स टू m2। अगर क्योंकि अगर m1 और m2 बराबर हो जाएंगे तो दोनों ही फंक्शन सेम हो जाएंगे, फिर तो ये ऑब्वियसली है कि दोनों लीनियरली डिपेंडेंट हो ही गए हैं। ठीक है ना। क्या हो जाएगा अगर m1 m2 बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाई वन एक्स इक्वल्स टू वन इंटू एम बाई टू एक्स लिख सकते हो, क्योंकि दोनों फंक्शन क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ पे ये कंडीशन लेके चल रहे हैं कि m1 डज नॉट इक्वल्स टू m2, यानी कि दोनों फंक्शन आपके एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप वैसे तो डायरेक्टली ही चेक कर सकते हो, इज इट पॉसिबल, क्या यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है बाई वन एक्स इज इक्वल्स टू एम टाइम्स बाई टू एक्स। क्या ऐसा लिखना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो ई की पावर में है। तो आप लिख ही नहीं सकते हो, क्योंकि पावर यहाँ पे m1 रहेगी, यहाँ पे m2 रहेगी, दोनों डिफरेंट हैं। यू कैन नॉट राइट बाई वन एक्स लाइक दिस। तो आप बेसिक अंडरस्टैंड कॉमन सेंस से भी बता सकते हो ये दोनों फंक्शन कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट हैं, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू रिप्रेजेंट लाइक बाई वन एक्स इक्वल्स टू एम टाइम्स बाई टू एक्स, या उसका उल्टा भी लिख सकते हो आप, बाई टू एक्स इक्वल्स टू एम टाइम्स बाई वन। ठीक है। तो आप डायरेक्टली देख के भी बोल सकते हो दीज टू फंक्शन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, बट हम इस जोन्स की डिटर्मिनेंट से हम इसको डिटरमाइन कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, फंक्शन बाई वन यहाँ पे लिख लिया है और ये बाई टू लिख लिया है, देन इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पे बाई वन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये रहा। तो ई की पावर एम वन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई की पावर एम वन एक्स, फिर एम वन एक्स का दोबारा से लोगे डेरिवेटिव, तो एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम वन आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड टर्म का कर लो यहाँ पे। तो ई की पावर एम टू एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एम टू एक्स हो जाएगा, और एम टू एक्स का जब दोबारा से लोगे तो ये एम टू बचेगा, एक्स का वन हो जाएगा। सही है। अब इसको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे इस तरह से डिटर्मिनेंट के लिए, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन। सही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m2 और e की पावर एम वन एक्स इंटू ई की पावर एम टू एक्स, तो इंटू में पावर आपकी ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा e की पावर एम वन प्लस एम टू एक्स। ठीक है। देन इन दोनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कर दो माइनस करके, तो ये कितना हो जाएगा, एम वन टाइम्स, और यहाँ पे भी दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पावर आपकी ऐड हो जाएगी, ई की पावर एम वन प्लस एम टू एक्स हो जाएगा ये। सही है। अब आप देख लो यहाँ पे एम वन और एम टू बराबर है नहीं। ठीक है। ये वाला टर्म तो आपका सेम है, ई की पावर एम वन प्लस एम टू एक्स, ई की पावर एम वन प्लस एम टू एक्स, बट यहाँ पे एम वन और एम टू आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये क्वांटिटी आपकी जीरो नहीं हो सकती है। ठीक है ना। दिस क्वांटिटी डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब क्या है, जो दो फंक्शन दिए गए हैं आपके, दे आर लीनियरली, क्या कंडीशन बताई थी मैंने, जब डज नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो यहाँ से आप बोल सकते हो दिस इम्प्लाइज दैट ई की पावर एम वन एक्स एंड ई की पावर एम टू एक्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। चलिए भाई एक एग्जांपल और लेते हैं, वो एग्जांपल टू। आपको यहाँ पे दो फंक्शन दिए गए हैं, लेट अस से दैट बाई वन एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स एंड बाई टू इज इक्वल्स टू एक्स टाइम्स ई टू द पावर एक्स। राइट। ये बाई टू एक्स है आपका। ठीक है। एंड लेट अस से दैट दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको चेक करना है क्या ये सॉल्यूशन आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। ठीक है। चलिए चेक करते हैं। फिर से आपको यहाँ पे डायरेक्टली देख के आप बता सकते हो क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या यहाँ पे इज इट पॉसिबल टू राइट बाई वन एक्स इज इक्वल्स टू एम टाइम्स बाई टू एक्स, या उसका उल्टा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि बाई वन एक्स में क्या है, ई की पावर एक्स है, बाई टू एक्स क्या है यहाँ पे। अब देखो अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे क्या हुआ है, बाई टू एक्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ई की पावर एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो, ई की पावर एक्स की जगह आप लिख सकते हो बाई वन एक्स, तो ये हो गया है बाई टू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टाइम्स ई की पावर एक्स की जगह हम पुट कर देंगे बाई वन एक्स।
ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या आप ऐसे लिख पा रहे हो, वाई टू एक्स इक्वल टू एम टाइम्स। अब यहाँ पे ये तो वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है, यानी कि आप लिख ही नहीं पा रहे हो वाई टू एक्स इक्वल टू एम टाइम्स वाई वन एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि एम टाइम्स आपको लिखना है। जहाँ पे एम क्या है, एम कोई कांस्टेंट है, तो आप यहाँ से बेसिक इक्वेशन देख के ही बोल सकते हो दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। बट चलो एक बार फिर से हम इस मैट्रिक्स की इस डिटर्मिनेंट की हेल्प से भी डिटरमाइन कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको सिंपली डब्ल्यू लिख दे रहा हूँ डिटर्मिनेंट को, डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या है, पहला फंक्शन e टू दी पावर एक्स और दूसरा फंक्शन क्या है एक्स ई टू दी पावर एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे हम क्या लिखते हैं डेरिवेटिव, तो e की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है e की पावर एक्स। इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिखोगे तो यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो प्रोडक्ट वाला डिफरेंशिएशन का फार्मूला लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन होगा और फिर सेकंड टर्म एज इट इज, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन आपका ये आ गया है। अब यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो और चेक करो इसकी वैल्यू जीरो आ रही है या नहीं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, तो मल्टीप्लाई करोगे ये क्रॉस प्रोडक्ट माइनस फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा ई की पावर टू एक्स टाइम्स एक्स, जब पहले वाले टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना हो जाएगा, देन ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स हो जाएगा ई की पावर टू एक्स, देन माइनस करोगे एक्स टाइम्स ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स दैट इज ई की पावर टू एक्स। तो यहाँ पे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू ई की पावर टू एक्स। तो यहाँ पे ये हम देख सकते हैं जो आपका ये डोंस्की डिटर्मिनेंट है, दिस डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब क्या है, ये दोनों ही फंक्शंस y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। दिस इम्प्लाइज दैट e टू द पावर x एंड x e टू द पावर x आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। राइट, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। और ये जो मैं फंक्शंस ले रहा हूँ ये आपको याद रखने हैं, जब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप इस चीज़ को जो कंसेप्ट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वाला केस है इसको आप वहाँ पे रिलेट कर पाओगे। सही है ना। ऐसे ये वाले फंक्शन भी याद रखना, ई की पावर एक्स एंड एक्स ई की पावर एक्स दे आर आल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसका भी आगे यूज करेंगे। अब एक और हम लेते हैं, एक फंक्शन लिया है हमने वाई वन एक्स इजिकल्स टू ई की पावर ए एक्स बी एक्स एंड वाई टू एक्स इजिकल्स टू ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स। तो इस फंक्शन को भी आपको याद रखना है, ये भी हम आगे यूज करेंगे जब आपका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम स्टडी करेंगे। सही है, तो यहाँ पे दो फंक्शंस दिए गए हैं। अब इसके लिए भी हम लॉन्च की डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, y इक्वल्स डब्ल्यू इक्वल्स टू, तो पहला फंक्शन हमने ये लिख लिया, दूसरा फंक्शन ये लिख लिया, देन हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे लिख लिया है। डेरिवेटिव आप सिंपली फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे दो फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला लगाना डिटर्मिनेंट का, क्या रहेगा वो, फर्स्ट फंक्शन का एज इट इज ई की पावर ए एक्स एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस टाइम्स साइन, तो माइनस टाइम्स साइन साइन बी एक्स, और बी एक्स का दोबारा से करोगे तो एक्स का वन हो जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, सेकेंड फंक्शन एज इट इज लिखोगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करोगे, तो ई की पावर ए एक्स का क्या आ जाएगा ई की पावर ए एक्स, और फिर ए एक्स का दोबारा करोगे तो एक्स का वन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। सही है, ऐसे ही आप ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स का कर लोगे तो उसका डेरिवेटिव ये आएगा। देन इसका आप डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो जब इसका इसके साथ प्रोडक्ट करोगे तो आपका यहाँ पे ये वाला टर्म आ जाएगा। सही है, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे देखो, ई की पावर ए एक्स यहाँ पे भी, ई की पावर ए एक्स यहाँ पे भी है, तो यहाँ से हमने कॉमन ले लेंगे की पावर ए एक्स, और यहाँ पे ई की पावर ए एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई की पावर ए एक्स और ई की पावर ए एक्स ही है, तो ये कितना हो जाएगा ई की पावर टू ए एक्स। फिर हम कॉस बी एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा बी टाइम्स कॉस, कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए टाइम्स कॉस, और ये साइन वाला टर्म आ जाएगा, तो ए टाइम्स साइन बी एक्स कॉस बी एक्स। ठीक है, फिर हम इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो माइनस टाइम्स यहाँ पे भी ई की पावर ए एक्स है और यहाँ पे भी ई की पावर ए एक्स है, तो ई की पावर ए एक्स यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा ई की पावर टू ए एक्स, और फिर साइन बी एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा साइन बी एक्स इंटू साइन बी एक्स दैट इज साइन स्क्वायर बी एक्स, और माइनस बी रहेगा, तो माइनस बी टाइम्स साइन स्क्वायर बी एक्स, देन साइन बी एक्स और कॉस बी एक्स, और ए ये आ जाएगा, तो प्लस ए टाइम्स साइन बी एक्स कॉस बी एक्स। सही है, अब यहाँ पे दोनों ही टर्म ए की पावर टू ए एक्स है तो उसको हमने कॉमन ले लिया है, पहला टर्म एज इट इज आ गया है, दूसरा टर्म आपका ये रहा, देन यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, और ये प्लस और माइनस माइनस हो गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दो टर्म आपके कैंसिल हो जाएंगे देखो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिंपली क्या बचा है ई की पावर ए एक्स बी
एंड बी, और ये कॉस स्क्वायर बी एक्स प्लस साइन स्क्वायर बी एक्स हो गया है, कॉस स्क्वायर बी एक्स प्लस साइन स्क्वायर बी एक्स, तो ये हो गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। सही है, तो इसकी वैल्यू 1 पुट कर दी तो हमारे पास आ जाएगा बी टाइम्स ई की पावर 2ax। इसका मतलब क्या है, ये क्वांटिटी जीरो के इक्वल नहीं है, यानी कि जो डब्ल्यू था आपका नॉन्स की डिटर्मिनेंट, दिस इज डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, और जब डज नॉट इक्वल्स टू जीरो इसका मतलब हम बोल सकते हैं दोनों ही फंक्शन कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो दीज टू फंक्शन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो आपको याद रखना है जो मैंने अभी 3 फंक्शन डिस्कस किए हैं यहाँ पे तीनों क्वेश्चन में, e की पावर m1x, e की पावर m2x, जहाँ पे m1 और m2 बराबर नहीं है, देन दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ऐसे ही हमने फंक्शन लिया था e की पावर x, x टाइम्स e की पावर x, दे आर आल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट। फिर हमने लिया है e की पावर ax cos bx एंड e की पावर ax sin bx, दे आर आल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये आपको तीनों एग्जाम्पल याद रखने हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे वहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे, तो इसका आपको मतलब पता होना चाहिए कि लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शन का क्या मतलब है, और इन फंक्शन का आगे हम यूज करेंगे सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। ठीक है, चलिए अब एक हम ऐसा क्वेश्चन भी देख लेते हैं जहाँ पे फंक्शंस आपके लीनियरली डिपेंडेंट हो, इस डिटर्मिनेंट की हेल्प से कैसे चेक करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास फंक्शन दिया गया है y1x इक्वल्स टू ln x, और दूसरा फंक्शन दिया गया है y2x इक्वल्स टू ln x की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख के ही बता सकते हो कि ये फंक्शन आर लीनियरली डिपेंडेंट है। क्यों लीनियरली डिपेंडेंट है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स ln x की पावर n है तो उसको लिख सकते हो n टाइम्स, पावर आपकी आगे आ जाती है लॉगरिथमिक में, लॉगरिथमिक जब फंक्शन होता है तो n टाइम्स ln x हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ln x है क्या, y1x है, इसको क्या लिख सकते हो n टाइम्स y1x। तो यहाँ पे आपने क्या लिख लिया, y2x इक्वल्स टू n टाइम्स y1x। तो जब मैंने जो जनरल इक्वेशन बताई थी m टाइम्स y1x y2x इक्वल्स टू, उस फॉर्म में आ गया, यानी कि दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। अब हम इसको उसकी डिटर्मिनेंट से भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया w इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन ln x, दूसरा फंक्शन ln x की पावर n, फिर यहाँ पे डेरिवेटिव लिखते हैं, तो ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x, और यहाँ पे ln x की पावर n का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते थे, ये लिख सकते थे, तो n कांस्टेंट है तो n और ln x का हो जाएगा 1/x। अब डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो, दिस इनटू दिस, तो ये हो जाएगा n टाइम्स ln x अपॉन x, तो ये आ गया है, माइनस ये टर्म लिख लो ln x की पावर n इंटू 1/x, तो ये हो जाएगा ln x की पावर n अपॉन x। अब यहाँ पे ये वाला था वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा n टाइम्स ln x अपॉन x यहाँ से, और यहाँ से इसकी जब वैल्यू पुट की थी यहाँ से, तो ये आ गया है n टाइम्स ln x अपॉन x। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों ही टर्म कैंसिल हो जाएंगे, दोनों टर्म्स इक्वल हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, जीरो आ गई है। और जब ये w की वैल्यू जीरो आ जाती है, जो नॉन्स की डिटर्मिनेंट है, इसका मतलब क्या है, जब जीरो आता है तो हम बोलते हैं ln x एंड ln x की पावर n आर लीनियरली डिपेंडेंट। सही है, तो आप डायरेक्टली फंक्शन को देख के ही बता सकते हो वो कि वो आपके लीनियरली डिपेंडेंट हैं या नहीं है। मान लीजिए फंक्शन थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, डायरेक्टली आप ऐसे रिलेट नहीं कर पा रहे हो कि m टाइम्स दूसरे फंक्शन के फॉर्म में इस टाइप से, तो फिर आप इस डिटर्मिनेंट की हेल्प ले लो। सही है, तो दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस, राइट। चलिए अब इस लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस पे एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जो कि AKTU का क्वेश्चन है। The question is like that: determine the differential equation whose set of independent solutions is। तो यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन दिए गए हैं, इसका एक सॉल्यूशन e की पावर x, दूसरा है x e की पावर x, और थर्ड है x स्क्वायर e की पावर x। एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन AKTU 2017-18। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था, ठीक है ना। दिस इज ए 2 मार्क्स क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं जो सॉल्यूशन है कैसे हैं, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। सही है, तो ये बोल रहे हैं कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन थी जिसके ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, उसके लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो यहाँ पे ये लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, तो हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में जनरल सॉल्यूशन कैसे लिख सकते हैं, दी जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाई, ये हम जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं आगे भी हम पढ़ेंगे जब सॉल्यूशन की बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस के। तो जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाई, तो ये आपका क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, डिफरेंट सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे देखो 3 फंक्शंस दिए गए हैं, यानी कि 3 आपके पास 3 सॉल्यूशंस हैं, जितने सॉल्यूशन होते हैं उतने ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। सही है ना, तो यहाँ पे हम जनरल सॉल्यूशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, विल राइट द जनरल सॉल्यूशन दैट इज
द जनरल सॉल्यूशन बाई इज गिवन बाई, जो भी ये आपके इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन दिए गए थे, दैट इज से दैट दिस इज द फंक्शन y1x, दिस इज द y2x, दिस इज द y3x। तो इक्वेशन क्या होगी यहाँ पे, जैसे मैंने कांस्टेंट लिखा था पीछे, मैंने सबसे पहले यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी थी जनरल इक्वेशन, ये वाली इस टाइप से इक्वेशन आपको लिख लेनी है। ठीक है, तो c1 टाइम्स y1x प्लस c2 टाइम्स y2x प्लस c3 टाइम्स y3x। ठीक है, अब यहाँ पे ये फंक्शन रहा y1, ये फंक्शन रहा y1 ऑफ x, y2x, और ये फंक्शन हो गया आपका y3x। सही है, अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ, c1 e टू दी पावर x प्लस c2, y2 की वैल्यू है x टाइम्स e टू दी पावर x प्लस c3, और y3 की वैल्यू है एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर n। ठीक है, ठीक है, ये भी एक आपका x का ही फंक्शन, इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो y ऑफ x। सही है, या सिंपली y लिखा देना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे हमारे पास देखो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, दिस इक्वेशन हैव 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। कौन कौन से, c1, c2 एंड c3। अब आपके पास जब भी कोई इक्वेशन दी जाती है उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, ये टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन दी गई है y और x में, जिसमें उसमें इस इक्वेशन में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं उनको आपको एलिमिनेट करना होता है, क्या करने के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, यार यू हैव 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी कि इस इक्वेशन को हमको कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं उतनी बार इक्वेशन को हमको डिफरेंशिएट करना होता है। फिर हमको, तो यहाँ से 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, तो यहाँ पे हमको 3 टाइम्स डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि 3 इक्वेशंस तो आपको डेरिवेटिव से मिल जाएंगे, और एक इक्वेशन आपकी ये है। फिर इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसमें ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना रहे, इसमें सिर्फ क्या रहे, डेरिवेटिव टर्म्स रहे, y रहे या फिर x का फंक्शन रहे, बट ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हट जाएंगे, तो उस इक्वेशन को ही हम बोलते हैं क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये काम ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, फिर से हमको वही काम करना है। तो आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा उसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब भी लीनियर इंडिपेंडेंट है तो जनरल सॉल्यूशन कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जो हमने जनरल इक्वेशन स्टार्टिंग में ली थी उसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दोगे, c1 टाइम्स y1x, c2 टाइम्स y2x, c3 टाइम्स y3x। ठीक है, अब ये हमारा प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ाया था उसका ही पार्ट है। अब इसको आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो, इस इक्वेशन को आपको डिफरेंशिएट करना है। तो लेट अस डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ पे y का डेरिवेटिव हम क्या लिख दे रहे हैं, बाई डैश का मतलब dy ओवर dx। राइट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, c1 e टू दी पावर x हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे ही आपको आगे भी डिफरेंशिएट कर लेना है। c2, अब यहाँ पे दो फंक्शंस हैं तो इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करोगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, देन फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 होता है, और सेकंड फंक्शन एज इट इज। ऐसे ही आप इस फंक्शन को भी सॉल्व कर लो, c3 कांस्टेंट है। अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x, और e की पावर x एज इट इज। राइट, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ मैं, c1 e की पावर x प्लस ये हो जाएगा c2 x टाइम्स e टू दी पावर x, और यहाँ से पहले मैंने ये वाला टर्म लिख ले रहा हूँ c3 टाइम्स एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर x, फिर मैं ये वाला टर्म लिख ले रहा हूँ c2 e टू दी पावर x, c2 से मल्टीप्लाई हो गया ये, देन c3 इंटू ये वाला टर्म प्लस c3, ऐसे लिख दो 2c3 x ई टू दी पावर x। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे जो ये वाला टर्म रहा है यहाँ पे स्टार्टिंग के फर्स्ट ही टर्म, ठीक है ना, c1 e की पावर x, c2 x टाइम्स e की पावर x, c3 x स्क्वायर की पावर x, ये क्या लिखा हुआ है, ये तो आपका यही लिखा हुआ है। सेम टर्म है ये वाला, और ये वाला देखो आप एक बार, सही है, सेम टू सेम टर्म है, यानी कि इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, बाई लिख सकते हो। ठीक है, ये बाई, सिंपली बाई लिख देना है हम। ठीक है,
सो यहाँ से हम लिख सकते हैं वाई डैश इज इक्वल्स टू, इस टर्म की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, विल बी इक्वल्स टू वाई। ठीक है, एक्स लगाने की जरूरत नहीं है, हमको पता है वाई किसका फंक्शन है, एक्स का ही फंक्शन है। तो वाई डैश इज इक्वल्स टू, इसको मैं बोल देता हूँ, चलिए इसको मैं बोल देता हूँ, दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ से हमने सेकेंड इक्वेशन का यूज कर लिया है। ठीक, तो ये इक्वेशन आपकी बन गई है वाई डैश इक्वल्स टू, इसकी जगह हमने वाई रख दिया है। देन लास्ट के दो टर्म एज इट इज लिख दो, सी टू ई की पावर एक्स प्लस टू टाइम्स सी थ्री एक्स ई टू दी पावर एक्स, दैट इज से दैट दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। तो अभी तक हमने सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएट किया है और हमको तीनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटाने हैं। अभी भी हमारे पास इस इक्वेशन में दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट हैं, C2 एंड C3। तो अभी हमको इक्वेशन को दो बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार इक्वेशन को डिफरेंशिएट और कर देते हैं। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 3, एक्स के रिस्पेक्ट में ही करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई डबल डैश, ये हो जाएगा बाई डैश। तो जो डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो बाई डैश था, एक बार और करोगे डिफरेंशिएट तो क्या हो जाएगा बाई डबल डैश, बाई का डेरिवेटिव हो जाएगा बाई डैश प्लस ये क्या हो जाएगा C2 कांस्टेंट है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, तो प्लस C2 e की पावर x प्लस ये 2C3 आपका कांस्टेंट है, और यहाँ पे ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन वाला प्लस सेकंड फंक्शन एंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा। तो आपका ये आ जाएगा अब। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से एक इक्वेशन आपकी बन जाएगी। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आपका y डैश प्लस C2 e टू दी पावर x प्लस 2C3 x टाइम्स e की पावर x प्लस 2C3 e टू दी पावर x इज इक्वल्स टू y डबल डैश। अब जरा इसको एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे हम ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, C2 e की पावर x प्लस 2 टाइम्स C3 x e की पावर x। ये टर्म देखो यहाँ पे लिखा हुआ है C2 e की पावर x प्लस 2 टाइम्स C3 x टाइम्स e की पावर x, सेम टर्म लिखा हुआ है, यानी कि इस टर्म की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 से निकाल के यहाँ पुट कर देंगे। सही है, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस हियर। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, इसकी वैल्यू बाई डैश माइनस बाई मिल जाएगी। जब इस बाई को आप इधर लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, तो आपकी इस कांस्टेंट इस वाले फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन दैट इज बाई डैश माइनस बाई। जब इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा बाई डैश माइनस बाई। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या हो जाएगी, इक्वेशन बाई डबल डैश इज इक्वल्स टू बाई डैश, और इसकी जगह आप क्या पुट कर दोगे इस पूरे टर्म की जगह, दैट इज बाई डैश माइनस बाई, बाई डैश माइनस बाई, और फिर लास्ट वाला टर्म एज इट इज 2C3 e टू दी पावर x फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। y डबल डैश इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स y डैश माइनस y प्लस 2C3 e टू दी पावर x। अभी भी यहाँ पे एक आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट है, क्योंकि हमने इक्वेशन को सभी दो बार ही डिफरेंशिएट किया है, तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलिए इक्वेशन को फिर से हम डिफरेंशिएट कर देते हैं एक बार और। तो डिफरेंशिएट अगेन, दैट द इक्वेशन इज 4, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएट बाई ट्रिपल डैश हो जाएगा, 3 टाइम्स डेरिवेटिव, ये हो जाएगा 2 टाइम्स बाई डैश था, एक बार डेरिवेटिव और लोगे तो बाई डबल डैश हो जाएगा। यहाँ पे बाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, बाई डैश हो जाएगा प्लस 2C3, तो कांस्टेंट है, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा e की पावर x। सही है, तो इक्वेशन आ गई है। अभी इस इक्वेशन में आपके पास ये C3 प्रेजेंट है, C3 को कैसे हटाओगे, इक्वेशन 4 का यूज करते हैं। ठीक है ना, इक्वेशन 4 का यूज करिए और यहाँ पे इस टर्म की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी 2C3 की पावर x प्रेजेंट है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इस इक्वेशन 4 से आपका 2C3 e की पावर x की वैल्यू क्या आ जाएगी,
तो जब ये वाली टर्म आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, वाई डबल डैश माइनस टू वाई डैश। जब ये वाला टू वाई डैश इधर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, और जब ये वाई लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन हो जाएगी वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू टू टाइम्स वाई डबल डैश माइनस वाई डैश। इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, दैट इज वाई डबल डैश माइनस टू वाई डैश प्लस वाई। ठीक है, अब इक्वेशन को थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, वाई ट्रिपल डैश और ये टू वाई एंड ये वाई, ये हो जाएगा थ्री वाई डबल डैश। और इसको जब लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो ये हो जाएगा माइनस में थ्री वाई डबल डैश, ये वाई डैश और ये माइनस का टू वाई डैश, तो माइनस वाई डैश और माइनस टू वाई डैश दिस इज आल्सो माइनस थ्री टाइम्स वाई डैश। और जब राइट हैंड साइड लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, और फिर ये लास्ट में एक प्लस वाई बचा है, इसको जब लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो ये हो जाएगा माइनस इज इक्वल्स टू जीरो। सही है, तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अगर आप इसको डी वाई ओवर डी एक्स के फॉर्म में लिखना चाहो तो वो आप वो भी लिख सकते हो। This is the required differential equation for the given three independent functions। और अगर इसको डी वाई ओवर डी एक्स के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, डी थ्री वाई ओवर डी एक्स थ्री माइनस थ्री टाइम्स सेकेंड डेरिवेटिव है डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, फिर आपका सिंगल डेरिवेटिव है फर्स्ट ऑर्डर का, ये फर्स्ट डिग्री का, थ्री टाइम्स डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, इसकी डिग्री भी फर्स्ट है, माइनस बाई इज इक्वल्स टू जीरो। राइट, तो ये आपका क्या आ गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जो क्वेश्चन में पूछा था। सो दिस इज द आंसर। जो आपको थ्री इंडिपेंडेंट फंक्शंस दिए गए थे, ये वाले लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन, ये किसी एक डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन थे। वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, तो सबसे पहले हमने जनरल सॉल्यूशन लिखा है क्योंकि हमको पता है ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो जनरल सॉल्यूशन हम इस तरह से लिख सकते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट फंक्शंस के लिए। तो ये लिख लिया जनरल फंक्शन। फिर यहाँ पे तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है c1 c2 c3, इन तीनों को रिमूव करना है। तीन बार डेरिवेटिव फाइंड किया, फिर उन डेरिवेटिव की हेल्प से हमने सारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फिनिश कर दिए, हटा दिए, तो फाइनल इक्वेशन ये आ गई। सो दिस इज द solution, or we can say that this is the required differential equation for the given three linearly independent functions, right, which are the solution of the this differential equation, right. So this is all about this video. So in this video we have learned the concept of linear independent function or linear dependent function, and in next lecture we will see the use of this concept, that is the लीनियर इंडिपेंडेंट फंक्शन का जो कंसेप्ट है इसका हम यूज करेंगे जब अगले लेक्चर में सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज दी ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। सो वी विल स्टॉप दिस वीडियो हियर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है देन शेयर विद योर फ्रेंड आल्सो, एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टिल नाउ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। थैंक यू ऑल।